Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Training Physics. Students, आज हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में हमने इक्विलिब्रियम करा था, वर्क एनर्जी पावर में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम करा था। अब यहां जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इन जनरल दो टाइप का होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लॉज ऑफ मोशन में और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ सकते हैं। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है क्या? तो अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो लग रहा है तो हम ये कहेंगे कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यानी ठीक जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, वैसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी होगा जबकि उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम बॉडी का एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो करके देखते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। हो सकता है बॉडी एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो, y और z डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में न हो। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर x डायरेक्शन में जीरो हो या किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो हो तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरीके से अगर बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कब होगा? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस इज जीरो। ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी पे नेट टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट जीरो है तो स्पेस में कोई भी पॉइंट हम ले उसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। अब हम पॉइंट कौन सा चूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन किसमें सबसे कम आ रहा है। यानी हम एक ऐसे पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। तो नेट टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट जब जीरो करते हैं तो उस पॉइंट से हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो इन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क जीरो होगा। तो ये जो डिफिनेशन लिखा है इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं और वहां एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इस पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे उसको हम देखते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब अप्लाई करेंगे उसको भी हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। यानी कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से काम नहीं बनता है, हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाना पड़ता है। वैसे तो डेफिनेशन ये कह रहा है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जबकि उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो। प्रॉब्लम हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक 10 मीटर लॉन्ग रॉड है, ये एंड इसका थ्रेड से बंधा हुआ है
और यहां थ्रेड दूसरी जगह लगा हुआ इस पॉइंट पे। रॉड इज हॉरिजॉन्टल, इट्स मास इज 100 kg। रॉड का मास क्या भाई 100 kg एंड लेंथ इज 10 मीटर। ये स्ट्रिंग इस एंड से 2 मीटर पे बंधा हुआ है, यानी ये जो बचा ये 8 मीटर है, रॉड का लेंथ 10 मीटर है। ये प्रॉब्लम है भाई। फाइंड, प्रॉब्लम क्या है, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड्स। इन दोनों थ्रेड में टेंशन क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट टेंशन इन द थ्रेड। फिगर आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, 100 kg, लेंथ 10 मीटर, स्ट्रिंग एक इस एंड पे बंधा, एक इस एंड से 2 मीटर पे। अब टेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं। यहां पे टेंशन हम T1 सपोज कर लें और यहां पे टेंशन T2। अब इस प्रॉब्लम को हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर सकते भाई। बॉडी रेस्ट में यानी नेट फोर्स बॉडी पे क्या लग रहा है 0, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से प्रॉब्लम तभी सॉल्व होते हैं जब जितने भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो सारे के सारे फोर्स कॉन्करेंट हो, यानी एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आप जाएंगे लॉज ऑफ मोशन में, वहां पे बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स कराए हैं। यहां पे अगर देखें तो ये 10 मीटर है, बॉडी का वेट यहां से 5 मीटर पे वर्क कर रहा होगा, यानी ये वेट हो जाएगा 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन वर्क कर रहा है कहां से भाई, इस एंड से 5 मीटर पे, यानी ये जो डिस्टेंस बचा हमारा 3 मीटर, ये वाला क्या होगा 3 मीटर। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लगाएं तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1000 न्यूटन। दो अननोन है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एक ही इक्वेशन बना, यहां से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये रॉड रोटेट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क क्या लग रहा है 0 लग रहा है। किसके अबाउट, किसी भी पॉइंट अबाउट। ये ध्यान रखना, हमेशा टॉर्क किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। अब वो पॉइंट हम यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां स्पेस भी कहीं भी ले लें, नेट टॉर्क 0 होगा, प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है वहां से। लेकिन जब आप यहां पे लेंगे पॉइंट तो फिर एक नया अननोन आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना होगा। तो हम पॉइंट ऐसा चूज करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो और कोई न कोई अननोन फोर्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे रहे हैं ए, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे रहे हैं बी। अब अगर ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा 0 होगा। भाई पॉइंट हम स्पेस में कहीं भी ले सकते हैं, तो हमने यहां पे ले लिया। अब चूंकि T2 यहीं से पास कर रहा तो इसका तो टॉर्क 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस T2 का पॉइंट ए से क्या हो गया 0 हो गया। अब T1 का टॉर्क होगा और 1000 न्यूटन का टॉर्क हुआ, तो T1 का जो टॉर्क होगा ए के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। T1 क्या करेगा, इस रॉड को ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस टॉर्क को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। सो 8T1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए फोर्स T1। 1000 न्यूटन ए के अबाउट
क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा, ये 1000 न्यूटन रॉड को ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए इस टॉर्क को हम निगेटिव लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो 8000 ये हो गया फोर्स इनटू कैपिटल आर 5 मीटर, सो 1000 इनटू 5 इज इक्वल टू 0। सो T1 यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 625 न्यूटन। आप सॉल्व करके अपने से देख लेना, ये T1 आ गया। अब T2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के अबाउट टॉर्क ले लें। वैसे T2 हम यहां से भी निकाल सकते हैं, 375 न्यूटन आएगा, लेकिन हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम यहीं से निकाल रहे हैं टॉर्क से, और कंफर्म करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। T1 और T2 दोनों निकालने, तो T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क, अच्छा T1 आ गया, T2 निकालने के लिए नेट टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू 0। तो T2 यहां पे क्या करेगा भाई, B के अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, इसलिए निगेटिव लेंगे, तो 8T2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 इंटू फोर्स T2, ये निगेटिव टॉर्क हम ले रहे हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, और 1000 न्यूटन B के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा क्योंकि ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज B के अबाउट रोटेट करेगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। सो फोर्स इज 1000 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर इज इक्वल टू 0। यहां से हम देखें तो T2 हमारा आ गया 375 न्यूटन, 375 न्यूटन। यहां से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। सो 625 375 1000 न्यूटन आ रहा है, जो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कह रहा है कि 1000 न्यूटन होना चाहिए T1 प्लस T2, इसलिए हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, और प्रॉब्लम नंबर 2 नोट करो भाई क्या है, इसी रॉड से ही रिलेटेड है। प्रॉब्लम नंबर 2, एक हॉरिजॉन्टल रॉड 2 थ्रेड से हैंग कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रॉड 2 थ्रेड से हैंग कर रहा है। रॉड का मास 100 kg और लेंथ 10 मीटर, और यहां पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा 100 kg का। कितने डिस्टेंस पे भाई, यहां से 4 मीटर पे, इस एंड से 4 मीटर पे, यानी इस एंड से हो गया 6 मीटर पे क्योंकि लेंथ 10 मीटर है। फाइंड टेंशन in the 2 threads। दोनों थ्रेड्स में टेंशन क्या है हमको ये निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर लगाओगे तो यहां देखो टेंशन, इसको हम सपोज कर ले T2, यहां पे टेंशन सपोज कर ले T1। ये क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो इसका 1000 न्यूटन डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, 1000 न्यूटन, और रॉड का अपना वेट होगा वो भी 1000 न्यूटन होगा, और वो यहां कहीं पे लग रहा होगा, यानी मिड पॉइंट पे लग रहा होगा, यहां दिखा दे।
मिड पॉइंट पे लग रहा होगा 1000 न्यूटन, रॉड का अपना वेट, जो कि यहां से 5 मीटर पे होगा। भाई 10 मीटर तो ये 5 मीटर हो गया और ये 5 मीटर। केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में 4 फोर्सेस लग रहे हैं, T1 और T2 ऊपर की ओर और 1000 न्यूटन ये, 1000 न्यूटन ये नीचे की ओर, यानी T1 प्लस T2 2000 न्यूटन। एक ही इक्वेशन बना, जबकि अननोन 2 हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का और कोई इक्वेशन हम नहीं बना सकते। तो चूंकि फोर्स एक पॉइंट से नहीं पास कर रहा, इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हुए तो हम ये 2 पॉइंट चूज कर रहे हैं जिसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे और यहां से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ए के अबाउट जितना भी टॉर्क लग रहा होगा सबका समेशन 0 होना चाहिए। बॉडी ये रेस्ट में दिया हुआ, अंडरस्टूड है कि रॉड हॉरिजॉन्टल है, रेस्ट में है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। कौन से इक्विलिब्रियम में भाई? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, केवल एक इक्वेशन बनेगा, इसलिए हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू 0, ए के अबाउट T2 का टॉर्क 0 होगा। अगर दिखाना तो हम यहाँ पे दिखा देते, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो क्योंकि वहीं से पास कर रहा तो इसका टॉर्क 0 हो गया, कैपिटल R 0 हो गया। अब T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो पॉजिटिव लेंगे, T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां 10 मीटर, प्लस माइनस, माइनस क्यों? ये जो वेट है रॉड का, इसका जो टॉर्क होगा ए के अबाउट क्लॉकवाइज होगा, इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5000 इंटू 5। देन ये जो 1000 न्यूटन ब्लॉक का वेट है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सो नेगेटिव। कितना होगा? 1000 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, सो 1000 इंटू 4, सो इट इज 10T1 माइनस 5000 माइनस 4000, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा ना टोटल टॉर्क। तो 9000 माइनस 9000 is equal to 0, so T1 is equal to 900 Newton. T2 obviously 1100 न्यूटन होगा, क्योंकि T1 प्लस T2 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से देखें तो 2000 होना चाहिए, तो 1100 आ गया। लेकिन उसको भी हम टॉर्क से निकाल सकते हैं, उसको टॉर्क से निकाल के दिखाते हैं यहीं पे। अब पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क 0 करें, इज इक्वल टू 0। पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क 0 करें तो पॉइंट बी के अबाउट T1 का टॉर्क 0 होगा, T1 इंटू 0। T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, सो नेगेटिव, माइनस 10T2। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कैसे 10T2 आया। 1000 न्यूटन और इस 1000 न्यूटन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा बी के अबाउट, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, प्लस 1000 इंटू 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5000, प्लस 1000 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से 6 मीटर है, सो 6000 is equal to 0, so T2 is equal to 1100 Newton. It is 1100 Newton. आंसर इज करेक्ट, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा? 2000 आ रहा, जो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हमको वही कंडीशन मिल रहा है। सो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आते भाई हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 पे।
वीडियो आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो। प्रॉब्लम नंबर 3, और प्रॉब्लम नंबर 3 ये है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जो एक एंड पे हिंज है, एंड ए, यहां पे इसको हिंज किया गया, और इस एंड पे इसको एक थ्रेड से कनेक्ट किया गया। थ्रेड हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 53 डिग्री पे इंक्लाइंड है। रॉड का मास 100 kg और लेंथ 10 मीटर। फाइंड टेंशन in thread and force applied by hinge on the rod। रॉड पे हिंज फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है। हिंज का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर सकता है, लेकिन ये पॉइंट ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यानी ये एक नेल है, एक नेल है, एक खूंटी है या एक कील है जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट तो कर सकता है लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप अपने से ट्राई करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, देखते हैं क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं। तो यहां पे टेंशन T सपोज कर ले, इस T को रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T cos 53 यानी 3T/5, और इस डायरेक्शन में टेंशन होगा 4T/5, 4T/5। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स मिड पॉइंट पे लगेगा 5 मीटर पे, और ये होगा 1000 न्यूटन। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर रॉड है तो यहां पॉइंट ए पे रॉड पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इसको हम Fx नाम दे रहे हैं, और यहां पे ऐसे लग रहा होगा, इसको हम Fy नाम दे रहे हैं। तो जो हिंज है ए, वो रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, √Fx² प्लस Fy², और थ्रेड का टेंशन निकालना है। तो पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो Fx इज इक्वल टू 3T/5, इक्वेशन नंबर 1। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाई डायरेक्शन में देखें तो Fy प्लस 4T/5 is equal to 1000 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। भाई नेट फोर्स यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, और दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, तो इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा। अननोन 3 है, 1 2 3, तो हमको एक तीसरा इक्वेशन बनाना होगा, और तीसरा इक्वेशन हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बनाएंगे। टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, इसको हम O नाम दे रहे हैं। O के अबाउट हम टॉर्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि O के अबाउट टॉर्क लेंगे तो कैलकुलेशन मिनिमम होगा। भाई ये फोर्स यहीं से पास कर रहा तो इसका टॉर्क 0 हो गया, ये वाला फोर्स भी यहीं O से पास कर रहा तो इसका भी टॉर्क 0 हो गया, और Fx को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी यहीं से पास करेगा तो इसका भी टॉर्क 0 हो गया। यानी बचा 2 फोर्स जिसका टॉर्क होगा, एक ये और एक ये। 1000 न्यूटन का टॉर्क O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये 1000 न्यूटन रॉड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो ये पॉजिटिव लेंगे। 1000 यहां से हम देखें तो ये हो गया 1000 × 5। देन
Fy रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। भाई इस पॉइंट O के अबाउट Fy का टॉर्क देखे तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो Fy इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 हुआ, इसको माइनस 10 Fy इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा Fy कितना आ गया, 500 न्यूटन। अब Fy आ गया, तो Fy का ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर दे तो टेंशन आ जाएगा। तो ये है 500 न्यूटन, उधर भेज देंगे तो 1000 माइनस 500 500 आ गया। सो कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दे रहा है, 4t/5 इज इक्वल टू 500। सो t इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 इंटू 5, यही आ जाएगा ना भाई। 100 हो गया 400 से और 25 से, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो 500 इसके साथ और 125 625 न्यूटन, ये हो गया हमारा टेंशन, ये आ गया। अब Fx यहां से हम निकाल सकते हैं, तो Fx कितना आ जाएगा, t का वैल्यू यहां पे पुट कर दे, ये पुट कर देंगे तो 125 इंटू 3 375, Fx इज इक्वल टू 375 न्यूटन, ये हमारा आ गया। तो आंसर क्या हो गया भाई, टेंशन हो गया 625 न्यूटन। हिंज कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो होगा अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। Fx हमारा 375 है और Fy 500 है, इसको पुट करके आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये 375 में से 125 बाहर आ जाएगा, 125 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट यहाँ पे बचेगा कितना, 3 का स्क्वायर। और 500 में से 125 बाहर निकालेंगे, 500 में से 125 बाहर निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 का स्क्वायर। सो इट इज 125 इंटू 9। सो ये हो गया 9 पचे 45, 5 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 2 11। तो ये हुआ भाई, जो हिंज है वो इतना न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा और थ्रेड में टेंशन जो होगा वो 625 न्यूटन का होगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 4, और इसका लेवल पहले से भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा और टफ प्रॉब्लम होगा ये। सो प्रॉब्लम नंबर 4 है क्या, देखते हैं। 10 सेकेंड वीडियो को आगे आप बढ़ा लो, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सके हम लोग। पहले हम आपको प्रॉब्लम देते हैं फिर सॉल्व किया जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, और प्रॉब्लम नंबर 4 जो दिया हुआ है वो है, एक रॉड वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल फ्लोर के बीच में रखा हुआ है। इस तरीके से दिस वर्टिकल वॉल इज स्मूथ, ये स्मूथ है, एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज रफ, ये रफ है। मास ऑफ रॉड 10 kg, length of rod is 10 meter. This angle is 37 degree. Problem यह है, if rod is in equilibrium या in rest लिख दो भाई, in rest,
इन रेस्ट फाइंड forces acting on its two ends, दोनों एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी यहां पे और यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, ये हमको बताना अगर रॉड रेस्ट में। कैसे सॉल्व किया जाए? अगेन अगर हम देखें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाना होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो ज्यादा हो रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं क्यों मजबूरी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना। फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो इसका वेट लग रहा होगा, ये हम इरेज कर दे रहे हैं। इसका वेट सेंटर ऑफ मास पे 1000 न्यूटन, 10 kg 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लग रहा हो। यहां से ये 10 मीटर है, तो ये यहां से यहां 5 मीटर और ये यहां से यहां 5 मीटर, इसको हम हटा दे रहे भाई। अच्छा, ये स्मूथ वॉल है तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वॉल वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल लगेगा, NX इसको हम नाम दे रहे हैं। और यहां पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स लगाएगा, इसको हम NY नाम दे रहे हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लगना चाहिए, और वो फोर्स होगा क्या भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम F नाम दे रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखे तो ये इसका और इसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, और यही वेट के अलावा ये 3 फोर्स लग रहे होंगे। चूंकि ये स्मूथ दिया तो यहां कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर हम करें तो F इज इक्वल टू NX, इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर करें तो NY इज इक्वल टू 100 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखें तो अननोन हो गए 1, 2, 3, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से 2 ही इक्वेशन बना। अब तीसरा इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। चूंकि ये रॉड रेस्ट में है इसलिए नेट टॉर्क भी इसके ऊपर 0 होगा, चाहे आप पॉइंट कोई भी लें। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, पॉइंट ऐसा लेंगे कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो। तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहे हैं। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले तो इन दोनों फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से पास कर रहे हैं। फिर फोर्स हमारा 2 बचा, एक ये और एक ये, तो इसके अबाउट टॉर्क निकालने से हमको NX मिल जाएगा, इसलिए हम O के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट O, पॉइंट O हमने मेंशन करा हुआ, इज इक्वल टू 0। अब इसके अबाउट टॉर्क इन दोनों फोर्स का NY और FX का 0 हो गया। NX का टॉर्क क्या होगा O के अबाउट, तो फोर्स हो गया NX, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये हम दिखा देते, यहां से ऐसे ड्रॉ कर दे तो यहां से ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यानी ये चीज यही होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। O से NX का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R ये होगा, और ये इसके बराबर होगा। ये यहां से यहां 10 मीटर है, तो ये sin 37, 10 sin 37, और sin 37 क्या होता है भाई 3/5, तो ये होगा 6 मीटर। चूंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो NX इंटू 6। 100 न्यूटन का टॉर्क O के अबाउट निगेटिव होगा, क्योंकि अच्छा ये निगेटिव हम ले रहे हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। NX का टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव नहीं है। 100 न्यूटन का टॉर्क O के अबाउट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे रोटेट कराएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। फोर्स हो गया 100 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी
ये चीज हमको निकालना है, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना होगा, यहां से यहां ये 5 मीटर है, क्या है भाई, ये 5 मीटर। तो ये 5 cos 37, cos 37 4/5 यानी 4 होगा। सो 4 इज इक्वल टू 0। सो nx इज इक्वल टू 400/6 या nx इज इक्वल टू 200/3। ये हो गया हमारा nx। अच्छा, अब यहां से देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा, 200/3 न्यूटन। और Fy हमको डायरेक्ट, Ny डायरेक्ट मिल गया 100 न्यूटन। प्रॉब्लम हमने ये पूछा था कि रॉड के दोनों एंड पे फोर्स क्या लग रहा है। तो रॉड के इस एंड पे फोर्स केवल nx लग रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। और रॉड के इस एंड पे फोर्स कितना लगेगा, √ny² प्लस f², क्योंकि 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा ny², ये 100² और ये इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 100 कॉमन आ जाएगा, √1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9। सो ये हो जाएगा 100/3 √13 न्यूटन। फ्लोर इतना फोर्स लगा रहा होगा और जो वॉल होगा वो इतना फोर्स लगा रहा होगा। ये हमारा आंसर हो गया, दोनों एंड पे ये फोर्स लगा रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये एडवांस्ड लेवल का है, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली एडवांस्ड लेवल का है। अदरवाइज ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेंदी सवाल नहीं है। वीडियो आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ये और ज्यादा टफ क्वेश्चन है, इसको हम एडवांस्ड लेवल के कैटेगरी में रखेंगे। प्रॉब्लम बहुत ही खूबसूरत है, आप अपने से एक बार सॉल्व करिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा। एक क्यूब है जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, म्यू इज इक्वल टू 0.9, मास इज 100 kg, मास इज 100 kg, साइड इज 1 मीटर और यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा 300 न्यूटन का। क्या लग रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स 300 न्यूटन का। फाइंड, ये पॉइंट O है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन acting on cube from point O। पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहां से ये साइड 1 मीटर दिया हुआ तो इसके मिड पॉइंट यानी 0.5 मीटर पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। ये आंसर गलत है, इसको भूल जाइए। अब आप दिमाग लगाइए
सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इस सॉल्यूशन को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं दिया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमने फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप फ्रिक्शन के चैप्टर को पढ़िएगा, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। तो फोर्सेस देखते हैं क्या लगता है। एक तो इसका वेट 1000 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। दूसरा, ये हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास करें, हम यहां दिखा दे रहे हैं। यहां क्यों दिखा रहे हैं वो आप सॉल्यूशन देखेंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जिस पॉइंट पे लग रहा है इसको हम ए सपोज कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, नॉर्मल रिएक्शन एन। और फिर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, वो स्टैटिक है या काइनेटिक ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए सिंपली एफ लिख रहे हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी N is equal to 1000 Newton, so N is equal to 1000 Newton, इक्वेशन नंबर 1। फ्रिक्शन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम बताया था, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालना, फिर F लिमिटिंग यानी मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, ये लग नहीं रहा है, लग सकता है। F लिमिटिंग क्या होगा, म्यू एस एन, और वहां हमने ये भी बताया था कि अगर म्यू दिया है तो उसको म्यू एस या म्यू के दोनों ले सकते हैं, तो यही म्यू एस हो जाएगा 0.9 इंटू 1900 न्यूटन। इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ नेट एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस, जिस सरफेस पे बॉडी रखा है उसके पैरेलल नेट एक्सटर्नल फोर्स 300 न्यूटन लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप, एफ नेट एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस, अगर यहां से हम देखें तो एफ लिमिटिंग से कम है, और अगर ऐसा केस है तो फ्रिक्शन में हमने पढ़ाया है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एफ नेट एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस के बराबर होगा, यानी 300 न्यूटन। जो हमने ये अभी समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फ्रिक्शन पढ़िए, क्योंकि वो बड़ा डिटेल में वहां पढ़ाया, उतना चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, यानी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। अब ओ ए कितना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे, क्योंकि अगर ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है तो रोटेट नहीं करना चाहिए ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर वहां से एब्सर्ड आंसर आएगा तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा। तो हम इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे। वैसे टॉर्क आप जीरो यहाँ इसके अबाउट करिए, इसके अबाउट कहीं से भी करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको ये डिस्टेंस निकालना, इसलिए हम पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू जीरो। अब ओ के अबाउट टॉर्क इस फ्रिक्शन का देखे वहीं से पास कर रहा है तो जीरो होगा। इस 1000 न्यूटन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव लेंगे, सो 1000 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर होगा, 0.5। देन नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क N इंटू ओ ए, इसको हम x नाम दे दे, यही हमको निकालना है। और n हमारा कितना है 1000, निगेटिव लेंगे, ये ध्यान देना क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क है 1000 x। देन ये जो 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है ये भी O के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा,
तो इसलिए ये भी निगेटिव होगा और वो कितना होगा 300 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये साइड हो गया क्यूब का 1 मीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। सो 500 माइनस 300, 200 माइनस 1000, x इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2 मीटर, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहां से 0.2 मीटर पे लगेगा, यहां से 0.5 मीटर पे नहीं लगेगा जैसा जनरली स्टूडेंट सोचते हैं या बुक में दिया होता है। इस केस में कहां पे लगेगा भाई 0.2 मीटर पे। अच्छा, अब हमको चेक करना कि हमने ये जो अज्यूम किया कि बॉडी ट्रांसलेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये सही है या नहीं। तो x का वैल्यू 0.5 या 0 आ जाए तो हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर यही 1 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा ये फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लगता तो 1 भी आ सकता है, लेकिन अगर यही निगेटिव आ जाता तो फिर हमारा x पॉइंट किधर चला जाता, बाहर चला जाता, और बाहर नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता, नॉर्मल रिएक्शन यहां से लेके यहां तक हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये क्लास फिनिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है एडवांस के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, और प्रॉब्लम नंबर 6 है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल 37 डिग्री, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और जो म्यू दिया हुआ है इसका 0.8, म्यू कितना दिया हुआ भी 0.8। प्रॉब्लम ये करा मास ऑफ क्यूब is 200 kg and side is 40 centimeter, 40 centimeter. Find distance of normal reaction from center of mass। नॉर्मल रिएक्शन का डिस्टेंस निकालना सेंटर ऑफ मास से, और डिस्टेंस का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्व करते हैं, ये डेटा यहां पे लिख लेते हैं। मास 200 kg है और साइड 40 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर, वर्टिकल नहीं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम में कहीं कुछ नहीं दिया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो हमको एनालाइज करना है। सो देखते हैं। पहले तो यहां पे हम ये देखते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, यानी बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं। तो स्लाइड करने के लिए, स्लाइड न करने के लिए केस क्या होता है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा। म्यू बेसिकली म्यू एस है। इक्वल का भी साइन हम ले सकते हैं, इक्वल का भी, अगर ये कंडीशन हो सकता होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। म्यू एस हम देखें, वो दिया 0.8 और tan थीटा यानी tan 37, और ये कितना होगा 3/4 यानी 0.2
0.75। तो म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा, इसलिए बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। फोर्सेस कैसे लग रहा है ये दिखाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे इसका फोर्स 200 kg दिया हुआ, यानी 2000 न्यूटन इधर लग रहा होगा। 200 यानी 10 से 2000 न्यूटन। अब इस वेट को हम रिजॉल्व कर दें अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे हमने रिजॉल्व कर दिया। तो ये हो जाएगा 2000 sin 37, और sin 37 होता है 3/5 इंटू 2000। तो यहां से ये 1200 न्यूटन, ये 1200 न्यूटन हो गया। और ये cos 37 4/5, यानी ये हो जाएगा 1600 न्यूटन। 1600 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हम यहां कहीं से पास करा देते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट होगा, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और ये सेंटर से डिस्टेंस हमको निकालना, ये देखो ये सेंटर से डिस्टेंस निकालना, इसको हम r सपोज कर ले, यही हमको फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में। अगर ये r 0 से लेके 0.5 तक, साइड कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी 0 से लेके 0.2 मीटर के बीच में, या 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये इसी रीजन में लाई कर रहा है। अगर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आ गया तो बाहर चल गया। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी बॉडी के बाहर नहीं हो सकता, तो आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम मान के चल रहे हैं एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 1600 न्यूटन, तो इसको हम 1600 न्यूटन यहां लिख देंगे, 1600 न्यूटन। अच्छा, चूंकि बॉडी रेस्ट में है ऐसा हमने अभी कंफर्म किया है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा भाई, इसी फोर्स के बराबर होगा 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन। अब अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो इसका टॉर्क 0 होगा, क्योंकि वहीं से पास कर रहा है। इसका भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि वहीं से पास कर रहा है। इसको लेंगे नहीं, क्योंकि इसी को रिजॉल्व करने से आया। अब बचा हमारा नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का टॉर्क निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव। तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, 1600 इंटू आर, यही आर हमको निकालना, माइनस, क्योंकि इसका क्लॉकवाइज, माइनस 1200 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये पूरा का पूरा 40 है, तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। 0.2 इज इक्वल टू 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। R इज इक्वल टू 12 इंटू 0.2 बाई 16 इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया 0.1, और ये हो गया 8, और फिर 4 से करें तो 4 2 जा 4 3 जा 0.3 डिवाइडेड बाई 2 0.15 0.15 मीटर। सो R इज इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। अब R वैरी कहां से कहां तक कर सकता है, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर सकता है, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। सो R का वैल्यू जो हमारा आया है, भाई नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास कर सकता है, या शिफ्ट होते होते मैक्सिमम कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, इसके बाहर तो जाएगा नहीं, तो ये बाहर नहीं जा रहा। सो दिस इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है।
लास्ट के जो दोनों प्रॉब्लम हमने कराया है, कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो टॉपलिंग और स्लाइडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एडवांस्ड के लिए। यानी किसी बॉडी पे अगर हम टॉर्क लगाएं और फोर्स लगाएं तो वो टॉपल करेगा यानी लुढ़केगा, या स्लाइड करेगा यानी फिसलेगा। दोनों में से कौन सा पहले होगा, यही टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास का होगा। इंपॉर्टेंट है, बुक में जनरली ये टॉपिक नहीं मिलता है, तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्लास हमारा। सो thank you for your kind attention in the class. Sayonara, Godspeed and bon voyage.